Hello and welcome to my channel Science with Preeti. Today we will discuss about resistance and resistivity of standard 10th science. Okay. So first of all we will consider about resistance. What is resistance? Okay. तो जैसे कि हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है. इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूविंग थ्रू ए कंडक्टर. ओके. सो जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कंडक्टर में जो मूव करते रहते हैं लगातार, उसे क्या कहते हैं? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रिक करंट. सो जब कोई कंडक्टर में मान लो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ओके, वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट, एक जगह से दूसरी जगह अगर मूव कर रही है, तो उसे लगातार जो और भी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जितने इसमें जो कंडक्टर में जो मौजूद हैं और जितने भी एटम्स हैं या फिर जो उसके जो पॉजिटिव आयंस है, उस कंडक्टर के जो लैटिस के जो पॉजिटिव आयंस है, उससे वो लगातार क्या होते हैं? टकराते रहते हैं, लगातार कोलाइड करते रहते हैं. तो उस कॉलिजन की वजह से उनकी जो स्पीड होती है, जो इलेक्ट्रॉन की जो फ्लो जो स्पीड है, जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है, वो क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है, रिटार्डेड हो जाती है. जितनी ज़्यादा इसमें कॉलिजन होंगे उसके साथ में, इलेक्ट्रॉन्स के साथ में, एटम्स के साथ में, उतनी ज़्यादा उसकी जो क्या है, जो रुकावटें बढ़ती जाएगी. उस रुकावट को क्या बोलते हैं? रेसिस्टेंस. ओके. सो रेसिस्टेंस क्या हुई? एक तरह से उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आती है, रुकावटें आती है. जिस तरह से हम लोग वाटर जो फ्लो होती है, पाइप में जो वाटर फ्लो करती है, तो जो फ्लो ऑफ वाटर है वो क्या होती है? वो भी रिटार्डेड हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि उसमें फ्रिक्शनल फोर्स लगती है अपोजिट डायरेक्शन से, जिसकी वजह से उसकी जो फ्लो ऑफ वाटर है उसकी जो स्पीड है वो डिक्रीज कर जाती है, कम हो जाती है. ठीक उसी तरह से ये जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है कंडक्टर में, वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है उसकी भी स्पीड जो क्या होती है? डिक्रीज कर जाती है. जो रिटार्डेड हो जाती है, जो उसकी स्पीड कम हो जाती है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, उसे क्या बोलते हैं? रेसिस्टेंस. सो रेसिस्टेंस क्या हुई? The property of a conductor due to which it opposes the flow of current through it is called resistance. Okay? जो भी उसमें जो मौजूद होती है, जो कंडक्टर के अंदर जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो आयंस है, पॉजिटिव आयंस है, जितने भी एटम्स है, जो लगातार कोलाइड करती है, जिसकी वजह से उनकी जो इलेक्ट्रॉन की जो फ्लो है वो ये स्पीड कम हो जाती है, जिसकी वजह से उस स्पीड की जो कम होती है, डिक्रीज कर जाती है, उस रुकावट को, उस ऑब्स्ट्रक्शन को क्या बोलते हैं? रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. ओके. सो रेसिस्टेंस क्या हो गई? पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट. यानी कि जितना ज़्यादा उसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रॉस द एंड्स उसमें होंगे, अपॉन करंट होंगे, उसके रेशियो को क्या बोलते हैं? रेसिस्टेंस ऑफ द करंट. ओके. सो क्या क्या फैक्टर्स है? ओके. सो क्या क्या फैक्टर्स है जिस पे रेसिस्टेंस जो है डिपेंड करती है? किसी कंडक्टर का रेसिस्टेंस किस किस फैक्टर पर डिपेंड करते हैं, ये हम उसका मालूम करेंगे. ठीक है. सो सबसे पहले एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ करेंगे. इस सर्किट डायग्राम में क्या देख रहे हैं? एक सेल लगी हुई है, एक बल्ब है, ओके, इसे लैंप भी बोलते हैं, एक अमीटर लगी हुई है जो कि एक इंस्ट्रूमेंट है करंट को मेज़र करने के लिए. ओके. यहाँ पर ये कंडक्टिंग वायर है. ओके. सो ये ए और बी दो टर्मिनल में हम क्या करेंगे? एक हाई रेसिस्टेंस वाली वायर ले लेंगे, एल लेंथ की, सपोज नाइक्रोम की. ओके. क्योंकि इसकी रेसिस्टेंस बहुत ही हाई होती है, तो नाइक्रोम वायर की एक पतली सी एल लेंथ की एक वायर यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं. ओके. यहाँ पे ऐसे ज्वाइन कर दिए, तो ये कनेक्ट करने के बाद सर्किट क्या होगी? पूरी तरह से कंप्लीट हो गई. सर्किट जब कंप्लीट हो गई तो हम देखेंगे क्या कि जो ब्राइटनेस है, जो बल्ब की जो ब्राइटनेस है उसको, और करंट कितना इसमें से अमीटर से फ्लो किया, उसको सबसे पहले हम नोट कर लेंगे. क्लियर. तो इसकी जो ब्राइटनेस है, जो एल लेंथ की है, जो हमने एल लेंथ की जो हमने वायर जो लगाई यहाँ पे नाइक्रोम की, इसके लगाने से जो सर्किट कंप्लीट होने पर कितना ब्राइटनेस है इस बल्ब की और करंट कितना फ्लो हो रहा है मीटर से, उसको पहले नोट कर लेंगे. फिर क्या करेंगे कि इसकी जो लेंथ है उसको फिर हम डबल कर देंगे. ओके. क्या कर देंगे? इसको डबल कर देंगे. ठीक है. जब लेंथ को जब हम डबल कर रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं? लेंथ को डबल करने पे हमने क्या देखा कि जो इसकी ब्राइटनेस है बल्ब की, थोड़ी वो डिमर हो गई, थोड़ी कम हो गई, और ये जो करंट भी जो इस एमीटर से फ्लो हो रही थी वो भी डिक्रीज हो गई, लेस हो गई. ठीक है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमने इसका लेंथ को इंक्रीज किया तो इसकी रेसिस्टेंस भी इंक्रीज कर गई. रेसिस्टेंस इंक्रीज करने से इसमें करंट लेस हो गई. ठीक है. करंट लेस होने से क्या हो गई? बल्ब जो है वो डिमर हो गई, उसकी ब्राइटनेस कम हो गई. इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रेसिस्टेंस है, इसका पहला फैक्टर हमें मालूम हो गया कि ये इसकी जो रेसिस्टेंस है उसके लेंथ पर डिपेंड करती है. यानी कि ये जो है रेसिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इसके लेंथ की, लेंथ ऑफ द कंडक्टर ऑफ डिपेंड करती है. ठीक है. जो वायर की जो लेंथ है उस पर डायरेक्टली उसकी प्रोपोर्शनल होती है रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. क्लियर. नेक्स्ट है
कि जब इसकी जो ये सेकंड, अब क्या करेंगे कि इसकी जो पहले वाली कंडीशन में वापस ले आएंगे, ओके, जिससे पहले थी, क्लियर। ये बी टर्मिनल है, ओके। अब हम क्या करेंगे कि इस जो लेंथ जो हमने जो डबल किया था, नेक्स्ट फिर इसकी जो पहले वाली पोजीशन में इसको लाएंगे। तो ये एक वायर यहाँ पे जो है, इसकी हम नेक्स्ट टाइम में क्या करेंगे कि इसकी जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसको इंक्रीज़ कर देंगे, उसकी थिकनेस की थोड़ी बढ़ा देंगे। यानी कि जो नाइक्रोम वायर लगी है इसमें पतली पतली वायर इसमें और लगा देंगे, जिससे इसकी क्या हो जाएगी, इसकी जो मोटाई है वो बढ़ जाएगी, इसकी थिकनेस बढ़ जाएगी। तो इसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो गई, बढ़ गई। तो इसके बढ़ने से क्या देखा हमने, इसको फिर हमने नोट किया कि जो बल्ब है इसकी जो इसकी जब जैसे इसकी थिकनेस बढ़ी, इसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ी, तो इससे क्या होगी कि जो बल्ब है इसकी ब्राइटनेस ज़्यादा बढ़ गई, ओके। और अमीटर से जो करंट है वो भी इसकी वो भी ज़्यादा हो गए, ठीक है। तो नोट करने पे हम क्या देख रहे हैं कि करंट भी इसकी इंक्रीज़ कर गई और इसकी जो बल्ब की ब्राइटनेस है वो भी ज़्यादा हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के बढ़ने से रेसिस्टेंस क्या हो गई, डिक्रीज़ हो गई, क्लियर। तो यानी कि जो है ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी कि क्या हो गई, जो रेसिस्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की। ये सेकंड फैक्टर हमें मालूम हो गया, क्लियर। तो इस तरह से हम देख रहे हैं क्या कि किस तरह से ये इसकी थिकनेस पर डिपेंड कर रही है, क्लियर। अब ठीक उसी तरह से जैसे कि मान लो कि कोई अगर किसी छोटी सी गेट से हमें निकलना है, ओके, तो अगर बहुत सारे लोग इसमें से जाना चाह रहे हैं तो सबको निकलने में दिक्कत होगी, ओके, कम कम करके निकलेंगे। लेकिन गेट अगर बड़ी कर देंगे तो आसानी से सब कोई निकल सकते हैं बाहर, ओके। तो इसमें क्या होगी, कोई रुकावट नहीं आएगी, रुकावट नहीं होने से आसानी से लोग निकल रहे हैं। तो इसका मतलब ठीक उसी तरह से यहाँ भी हुआ कि जब हमने इसकी जो वायर की जो थिकनेस थी, जो चौड़ाई थी, बढ़ा दी, उसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बढ़ा दी, तो इससे क्या हो गया, रेसिस्टेंस इसके डिक्रीज हो गई। रेसिस्टेंस कम हो गए तो करंट आसानी से फ्लो होने लगे। करंट जब आसानी से फ्लो होने लगे तो क्या हुआ, इस तरह से बल्ब ज़्यादा ब्राइट हो गई, इसकी ब्राइटनेस बढ़ गई, करंट भी बढ़ गई, ठीक है। करंट बढ़ जाएगी तो ब्राइटनेस बल्ब की बढ़ जाएगी, क्लियर। यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गई रेसिस्टेंस, ओके। सो नेक्स्ट केस में हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट केस में ओके अब उसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि क्या ये इसकी जो नेचर है जो मटेरियल की उस पर क्या होती है, ओके। तो फिर से जो मटेरियल जो है वो अलग अलग जो कंडक्टर होते हैं उसकी रेसिस्टेंस भी अलग अलग होती है। तो अलग अलग मटेरियल के अलग अलग रेसिस्टेंस भी होती है, क्लियर। जैसे कि कॉपर हुए, ओके, एल्युमिनियम हुए, इसके जो रेसिस्टेंस है बहुत ही लो होते हैं, जिसके वजह से इसमें जो है करंट आसानी से फ्लो होते रहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट इसमें से ईजिली पास हो जाती है। इसलिए हम लोग जो इलेक्ट्रिक वायर वगैरह जो है वो कॉपर और ये जो है एल्युमिनियम के मेटल के बने होते हैं, क्लियर। इसकी क्योंकि जो रेसिस्टेंस होती है बहुत ही लो होती है। सो हमने क्या देखा कि सबसे पहला फैक्टर क्या मालूम हुआ हमें रेसिस्टेंस का, कि वो अपने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ ऑफ दी वायर, ओके। जो रेसिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ ऑफ दी वायर और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की, यानी कि उसकी थिकनेस की, उसके वायर की जो थिकनेस है, जो मोटाई होती है उसकी, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेसिस्टेंस। अगर एरिया अगर ज़्यादा होगा तो रेसिस्टेंस कम होगी, रेसिस्टेंस अगर एरिया कम होगी तो रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा, ठीक है, उस वायर में, ओके। थर्ड पॉइंट क्या है, नेचर ऑफ द मटेरियल। तो नेचर ऑफ द मटेरियल में क्या देखते हैं कि जैसे कि अलग अलग मटेरियल के अलग अलग रेसिस्टेंस होते हैं। जैसे हुए कॉपर हुए, ओके, सिल्वर हुए, ये सब के जो रेसिस्टेंस है बहुत ही लो होते हैं, जिसकी वजह से इसे हम ट्रांसमिशन लाइन में जो वायर में जो करंट जो फ्लो होते हैं उसमें ट्रांसमिशन वायर में हम लोग इसको यूज़ करते हैं। इसको कॉपर मेटल को, जितने भी मेटल हैं, कॉपर हुए, सिल्वर हुए, ठीक है, एल्युमिनियम है, ये सब वायर यूज़ किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी जो रेसिस्टेंस है बहुत ही लो होती है, जिसकी वजह से इसमें आसानी से करंट पास हो जाते हैं, इसके फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं, क्लियर। और जो जितने भी ये जो है जिसमें जैसे कि इंसुलेटर हुए, उसमें रबर हुए, प्लास्टिक हुए, ठीक है, ये सब में क्या होते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, इसकी रेसिस्टेंस बहुत ही हाई होती है, जिसकी वजह से इसमें करंट फ्लो ईजिली नहीं हो पाते, इसमें करंट फ्लो होते ही नहीं है, क्लियर, इस तरह से। और थर्ड पॉइंट, जैसे अगर मान लीजिए अगर नेचर ऑफ द मटेरियल में जैसे मैंने कहा, तो जैसे अभी तक हमने नाइक्रोम वायर यूज़ किया था, तो हमें नाइक्रोम वायर से हमने दो फैक्टर हमें मालूम है। तो मटेरियल अगर नाइक्रोम पहले वायर लिया था, अब उसके जगह हम उस मेटल को चेंज कर दें, यानी कॉपर ले लें, तो अगर इसके जगह हम कॉपर वायर यूज़ करते हैं, ओके, ये कॉपर वायर यूज़ कर रहे हैं, तो हम क्या देख रहे हैं कि जो इस अरेंजमेंट में सर्किट डायग्राम में क्या देख रहे हैं कि जो बल्ब है ये जो है इसकी रेसिस्टेंस क्या हो गई, डिफरेंट हो जाती है,
जैसे ही हमने मटेरियल चेंज किया इसकी रेसिस्टेंस भी डिफरेंट हो गई। तो इसकी जो हम नोट करेंगे तो करंट जो जितना फ्लो हो रहा है मीटर से वो भी उसका डिफरेंट हो जाएगा पहले वाले रीडिंग से, और ये जो इसकी जो बल्ब है इसकी भी जो ब्राइटनेस है इसमें भी चेंजेस आएंगे। ठीक है, तो यानी कि जो मटेरियल पे भी डिपेंड कर रही है, जो रेसिस्टेंस है वो जो वायर की जो है कंडक्टर की जो मटेरियल है उस पर भी डिपेंड कर रही है कि किसकी रेसिस्टेंस ज़्यादा है किसकी कम है। तो रेसिस्टेंस के अनुसार वो बल्ब जो है ग्लो कर रही है या फिर डिमर हो रही है। ओके, नाउ लास्ट पॉइंट क्या है, टेम्परेचर। तो जैसे जैसे किसी कंडक्टर का किसी वायर का कंडक्टिंग वायर का रेसिस्टेंस जो है वो उसके टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। अगर उसके टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगी तो रेसिस्टेंस भी इंक्रीज़ करती है। ओके, जैसे टेम्परेचर की फोर्थ पॉइंट जो टेम्परेचर है, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि टेम्परेचर जो है किसी कंडक्टिंग वायर के टेम्परेचर जो है वो भी उस पर भी डिपेंड करती है। जैसे कि अगर किसी मेटल के क्या होता है कि टेम्परेचर इंक्रीज होने से उसकी रेसिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाती है। जैसे कि रेसिस्टेंस थर्मोमीटर में बहुत सारे मेटल्स ऐसे हैं, जो मोस्ट ऑफ द मेटल ऐसे हैं जिसके टेम्परेचर इंक्रीज होने से उसकी रेसिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाती है। लेकिन जैसे कि इंसुलेटर है, जैसे ग्लास हुए, बोराइट हुए, ये सब जो है इसके टेम्परेचर इंक्रीज होने से इसके रेसिस्टेंस में कोई इंक्रीज नहीं होती है, इसमें कोई इसको इफेक्ट नहीं पड़ता है। ओके, सो इस तरह से 4 फैक्टर्स हमें मालूम हुआ कि जो रेसिस्टेंस है किसी कंडक्टर की जो रेसिस्टेंस है उसके 4 फैक्टर है जिस पे वो डिपेंड करती है। पहला हुआ लेंथ ऑफ द कंडक्टर, यानी कि जो रेसिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। थर्ड होती है नेचर ऑफ द मटेरियल पे कि उस मटेरियल किस टाइप का है, उसका रेसिस्टेंस कैसा है। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट है टेम्परेचर। ओके, तो ये 4 फैक्टर्स हमें रेसिस्टेंस के किसी कंडक्टर के रेसिस्टेंस के 4 फैक्टर हमें मालूम हो गए। ओके।